है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। तो आज HPDC के मोल्ड को बनाने का ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इंसर्ट्स को बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट को बना दिया था। ठीक है, तो अब इसमें पूरे इंसर्ट जो भी रिक्वायर्ड इंसर्ट जो इसमें लगेंगे, जहाँ पर VMC कटर नहीं चल सकता, तो जहाँ पर हम CNC मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते उस प्रोफाइल को काटने के लिए, तो वहाँ पर हम इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इंसर्ट का इस्तेमाल तो सबसे पहले मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है, सबसे पहले इसका इंसर्ट का जो सेकंड पार्ट है मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एक कोर साइड बन गया और एक केविटी साइड बन गया। ठीक है, तो बेसिकली ये भी इंसर्ट ही है, लेकिन ये इंसर्ट हाउसिंग के अंदर लगेंगे। ठीक है, अब जो भी हमने कंपोनेंट के साथ रनर और गेट का सिस्टम बनाया है, और ये पूरा एक रनर है। ठीक है, साथ में इसमें जो आपको तीन जो आसपास कंपोनेंट के दिख रहे हैं वो ओवरफ्लो हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक मोल्ड और HPDC मोल्ड में यही कुछ अंतर होता है कि इसमें ओवरफ्लो रहता है, और इनका जो HPDC मोल्ड का इंजेक्शन पॉइंट डिफरेंट होता है प्लास्टिक मोल्ड के। और जो प्लास्टिक मोल्ड का जो इंजेक्शन पॉइंट होता है वो सेंटर में होता है, और इसका कुछ 25 सेंटीमीटर या फिर मशीन के स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कुछ नीचे हट के होता है। ठीक है, तो इसमें से इसको आप इस इंसर्ट में से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ पोर्शन दिख रहा है, तो जिसके लिए आपको इंसर्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से पहले ये स्केच को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल में स्प्लिट कमांड का इस्तेमाल करके इसमें से इंसर्ट को निकालूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर इंसर्ट निकालने के लिए मैं स्प्लिट कमांड का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो ये आपको एक कंप्लीट इम्प्रेशन दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को वो केविटी के दूसरे साइड ले जाएंगे, और क्योंकि ये जो पोर्शन है ये केविटी के दूसरे साइड का एक हाफ पोर्शन है, तो उसी का ये पार्ट है। तो इसको मैं पीछे ले जाऊंगा और उसके साथ यूनाइट कर दूंगा। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट B का इस्तेमाल करो आप रिवर्स हाइड एंड शो के लिए, इन्वर्ट हाइड एंड शो के लिए। ठीक है, अब इसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो कि ये इसके साथ यूनाइट नहीं है। पहले इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके साथ यूनाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यूनाइट हो गया। अब इसमें से हमको इंसर्ट निकालना है। जो आपको अंदर जो पोर्शन दिख रहा है, इसको VMC से बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस पोर्शन को ही हम अलग मेटल के पार्ट में से निकालेंगे, और जिसको हम अलग से VMC या ADM ऑपरेशन से, या फिर आप बोल सकते हो अगर कोई राउंड कंपोनेंट हो तो उसको हम लेथ मशीन से बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों इंसर्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से जो कर्व हैं ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से जो कर्व हैं और जो अनवांटेड स्केचेस वगैरह हैं उसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो जो हमने लेयर बनाई थी उस लेयर में मैं इसको डाल देता हूँ।
ठीक है, तो ये यहाँ से हाइड हो जाएंगे, मतलब ये मुझे ना अ, दूसरी लेयर में दिखेंगे, या ना तो मैं कंट्रोल शिफ्ट बी करूँगा ना मुझे वहाँ दिखेंगे। तो बेसिकली ये एक लेयर में चले जाएंगे जिसको मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो भी मैंने सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया है अभी मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आपको फिर से अगर वो चाहिए तो आप उसको कंट्रोल एल का इस्तेमाल करके लेयर सेटिंग में जाके आप उसको वापस ला सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट दो कंपोनेंट है, उसके साथ आपने रनर को और ओवरफ्लो को बनाया है, और साथ में इसमें जो ड्राफ्ट एंगल है इसका आप ध्यान में रखो, कम से कम इसका ड्राफ्ट एंगल 10 डिग्री तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 से 10 डिग्री के बीच का आप इसमें ड्राफ्ट एंगल ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एक पोर्शन दिख रहा है, इसका मेज़रमेंट करके देख सकते हो आप कि कितना ऊपर है कितना नीचे है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो इसको आप मेज़रमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो जो आपको इंटरलॉक दिख रहे हैं, जो चारों कोनों पे आपको जो इंटरलॉक दिख रहे हैं, वो इंटरलॉक की जो लेंथ होगी या उसकी डेप्थ होगी, तो वो आप इम्प्रेशन से ज़्यादा रखिएगा। सपोज़ कि इम्प्रेशन की जो डेप्थ है वो 10 mm है। ठीक है, तो आप उसका जो इंटरलॉक होगा, इंटरलॉक को कम से कम आप 15 mm या फिर 20 mm रखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब इंटरलॉक इंटर करेगा, जब कोर और केविटी के इंप्रेशन आपस में मेट करेंगे, तो जब कोर और केविटी के पोर्शन आपस में मेट करेंगे तो कोर केविटी के इंप्रेशन जब आपस में मेट करते हैं तो उस टाइम पर सबसे पहले इंटरलॉक का जो मेल पोर्शन और जो फीमेल पोर्शन है वो आपस में मेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका कोर या केविटी का इंप्रेशन है वो उसके बाद आपस में मेट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसका एक सेक्शन काट लेते हैं। सेक्शन काटने से आपको क्लियर नज़र आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें से अलग करना है, जो आपको अलग से बनाना होगी। ठीक है, तो HPDC मोल्ड में HPDC मोल्ड में आप ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा केविटी नहीं बना सकते। मतलब मैक्सिमम आप 2 केविटी या 3 केविटी तक आप किसी मोल्ड को बना सकते हो। अब ये जो सेंटर का जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये बेसिकली स्लाइडर से निकलेगा। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट के सेंटर के पोर्शन को मैं स्प्लिट से काट देता हूँ। ठीक है, तो स्प्लिट से कैसे काटेंगे इसको, मैं स्केच और एक्सट्रूड जो कमांड होती है उसके अंदर, तो एक्सट्रूड का इस्तेमाल करके जो स्प्लिट के अंदर ये ऑप्शन होता है उससे मैं इसको सिंपली कट कर दूंगा एक वेक्टर लेके। ठीक है, तो अब ये कट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, मतलब ये पोर्शन यहाँ से अलग हो गया है। तो अब इसको हाइड करके मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, अब जितना रिक्वायरमेंट है, अब ये जो इंसर्ट जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है, जो मैंने अभी इसमें से स्प्लिट करा है, काटा है, अब इसका भी जो टॉलरेंस होता है वो कुछ 1 डिग्री या 2 डिग्री के बीच में मुझे देना होगा। अब बेसिकली ये तो मैंने ड्राफ्ट एंगल बताया कि जब वो इंसर्ट उसके अंदर मूव करेगा, तो बेसिकली स्टार्ट टू एंड पॉइंट के बीच में जो इसका टॉलरेंस होगा वो कुछ 50 माइक्रोन होगा। तो 50 माइक्रोन के बीच में मुझे लेंथ को उसमें कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो सेंटर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है तो वो उसको भी बनाना पॉसिबल नहीं है VMC से, तो इसको भी हम इंसर्ट ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं स्प्लिट कमांड से इस तरह से स्प्लिट करूँगा और
इसके इंसर्ट बना लूँगा। ठीक है, तो बहुत ही कुछ बारीक बारीक चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक एल्यूमिनियम का पार्ट है जिसका मटेरियल ADC12 है। ठीक है, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग इसको बोलते हैं। तो ये अधिकतर ये जो मटेरियल होता है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी कंपोनेंट को बनाने के लिए यूज़ होता है। जो बाइक की जो टंकी होती है पेट्रोल की टंकी के ऊपर आपने ये पार्ट देखा होगा। ठीक है, तो जो ढक्कन खुलता है उस ढक्कन में आप इस चीज़ को आप देख सकते हो। तो इसी को कैप बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस पोर्शन को जब आप काट रहे हो तो दो इंसर्ट के बीच में कम से कम 3 से 4 mm का, तो कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, तो 3 से 4 mm का गैप होना चाहिए। मैक्सिमम आप 5 mm भी ले सकते हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर इंसर्ट आपस में दो इंसर्ट अगर एक एक दूसरे के आसपास हैं तो उन दोनों के बीच में एज से कम 3 से 4 mm का गैप होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो आपस में मैच कर जाएंगे। अगर 1 mm 2 mm का अगर आप गैप रखोगे तो आपस में मैच कर जाएंगे और उसके अंदर मटेरियल भर जाएगा। जब भी आप मटेरियल को फ्लो कराते हो मोल्ड के अंदर तो उसके अंदर मटेरियल भर के उसको कंपोनेंट को बिगाड़ देगा। तो ये ब्लू कलर के जो इंसर्ट हैं इसको भी हमने बना लिया है। ठीक है, साथ में एक आपको एक पिन दिख रही है जो कि एक साइड में है, वो भी एक उस कंपोनेंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमको इंसर्ट बनाना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये एक सिलेंड्रिकल पिन है जिसको आप पीछे से प्रेस करके डाल सकते हो। तो बेसिकली ये प्रेस फिट पार्ट है, इसमें सभी में आप टॉलरेंस जो दोगे इंसर्ट में, जो टॉलरेंस दोगे वो प्रेस फिट टॉलरेंस होंगे, जिसको आप बोल सकते हो S7 और P6। तो S7 और P6 को आप वेस्टरमैन टेबल से इसके स्टैंडर्ड उठा सकते हो और उसको देख सकते हो कि उनमें टॉलरेंस कितना है। तो उसका जो टॉलरेंस होगा वो कुछ 25 माइक्रोन के आसपास होगा। तो इसकी लेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी लेंथ को कम ज़्यादा कर दो, या फिर इसमें कॉलर भी बना सकते हो। कॉलर भी आप तब बना सकते हो अगर आप इसके पास अगर इंसर्ट है तो आप कॉलर बना सकते हो। बाकी इसमें कॉलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो पूरा कंप्लीट एक इंसर्ट है वो एक हाउसिंग के अंदर लगेगा। अगर हाउसिंग के अंदर अगर इंसर्ट आपका कंप्लीट एक लगता है तो उसमें आपको कॉलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो पीछे हाउसिंग से ही वो रुक जाता है पीछे। ठीक है, तो इसको आप शोल्डर टाइप का इंसर्ट बनाइए, क्योंकि जो इसकी जो डाया होगा वो 3 या 4 mm का डाया होगा, तो आपको इसको 3 स्टेप में बनाना होगा। ठीक है, तो 2 या 3 स्टेप में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें एक रिजिडिटी आ जाती है और ये थोड़ा सा मजबूत होता है। ठीक है, तो इस कारण से आप इसको 2 या 3 स्टेप में बनाओ, तो उससे ये चीज़ मजबूत रहेगी। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको मोल्ड बनाते समय हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटर का जो पार्ट है इसके लिए भी हम इंसर्ट लगाएंगे, और जो सी टाइप का जो आपको पोर्शन दिख रहा है उसके आसपास जो 2 पिनें दिख रही हैं उसके लिए भी हम इंसर्ट को ही यूज़ करेंगे। तो ये जो पिन है आप इसका इंसर्ट यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, अब इसकी एक और स्टेप को अगर हम ले सकते थे, अगर हम इसके आउटर एज को भी ले सकते थे, लेकिन आउटर एज को हम इसलिए नहीं लेंगे। जैसे ये दो
जो इंसर्ट दिख रहे हैं आपको, पहला इंसर्ट ये जो, और दूसरा जो अंदर वाला इंसर्ट है, उन दोनों के बीच में बहुत कम गैप है। तो आप इस गैप को मेंटेन कीजिए, तो इसलिए मैं ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करने से ये रहेगा कि दोनों इंसर्ट के बीच में कम से कम 2 या 3 mm का तो गैप बन जाएगा, जिसके कारण मटेरियल इनके अंदर फॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो मटेरियल फॉल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंसर्ट काटते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, जब मैन्युफैक्चरिंग करते करते ये चीज़ समझ में आती है। अगर जब आप डिज़ाइन कर देते हो ना, तो डिज़ाइन करने के बाद आपको समझ में आता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो कंप्लीट एक डाई पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 2 इंसर्ट के बीच में कम से कम 3 से 4 mm का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप कलर कोडिंग दे दीजिए, कलर दे दीजिए, ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि दोनों पार्ट अलग अलग हैं, और आप इसको हाइड करके दूसरी तरफ पटक दीजिए। अब क्या होता है कि लेयर में आप इन इंसर्ट के अलग फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो एक ही मॉडल में आप अलग से लेयर बना लो, और लेयर बना के इंसर्ट के नाम से अलग एक लेयर बना लो, और जो आपके जो कोर और केविटी इंसर्ट है उसके नाम से एक अलग फाइल बना लो, ठीक है। तो लेयर का यही एक फ़ायदा है। अब इसमें आपको कंपोनेंट के अंदर आपको इंसर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। चाहो तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करके आपको ये चीज़ आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो ये सभी इंसर्ट मैंने बना दिए हैं, और इस इंसर्ट को हम अलग से बनाएंगे। बेसिकली जो कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट का जो मटेरियल है वो H13 है, ठीक है। तो H13 जो है वो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है। कम से कम हम इस मोल्ड से कम 30,000 शॉट निकाल सकते हैं। तो 30,000 शॉट मतलब हम 60,000 कंपोनेंट इसी एल्यूमिनियम के पार्ट के कैप बॉडी के हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कोर और इंसर्ट और केविटी इंसर्ट हमारे कंप्लीट बन चुके हैं, और उसके अंदर जो छोटे इंसर्ट्स होते हैं इसको भी हमने कंप्लीट इसमें से निकाल लिया है, बना लिया है, ठीक है। इसका अगला वाला लेक्चर होगा, उसके अंदर हम इसके स्लाइडर को बनाएंगे। स्लाइडर के साथ हम इजेक्टर पिन्स कहाँ कहाँ हमको रखना है और किस तरह से हम इजेक्टर पिन को रखेंगे, ठीक है। तो उसकी पोजीशन को हम देखेंगे, और कहाँ पर हमको इजेक्टर पिन रखना चाहिए उस चीज़ को भी हम जानेंगे। तो अभी मैं कंप्लीट इस वीडियो को पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ कि इसमें जो मैंने इंसर्ट बनाए हैं, और इंसर्ट जो छोटे इंसर्ट हैं जो कोर केविटी इंसर्ट में जो लगे हुए हैं, बेसिकली ये प्रेस फिट होंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रेस फिट टॉलरेंस में होंगे कि आप GD&T का इस्तेमाल हम ड्राफ्टिंग में करते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स या फिर आपको कुछ मेंशन रहेगा वहाँ पर S7 और P6 प्रेस फिट टॉलरेंस के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो। जो सी वाला पोर्शन है, सी वाले पोर्शन को भी हम इंसर्ट ही बनाएंगे। तो सी वाले पोर्शन के लिए कोई कॉलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बीच में पीछे से एक की बना सकते हैं। तो सी वाले पोर्शन के लिए भी हमको बेसिकली एक इंसर्ट ही बनाना होगा, जो कि वो भी प्रेस फिट ही होगा। ठीक है, तो अभी जो सेंटर वाला है, और सेंटर वाले का को भी हम इंसर्ट ही बनाएंगे। तो सेंटर वाले के लिए हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं, और मैंने सिंपल एक स्प्लिट कमांड का इस्तेमाल करके मैं इंसर्ट को निकाल रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं मोल्ड विज़ार्ड को जैसे प्रेफरेंस नहीं देता मोल्ड बनाने के लिए, क्योंकि हमको स्लाइडर और लिफ्टर सब
वैसे ही निकालना होते हैं तो मैं मैनुअली उसको निकालना पसंद करता हूँ। तो इस तरह से अगर आपको मॉडलिंग आती है तो आप इस तरह से इंसर्ट्स को आसानी से मोल्ड के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरा इंसर्ट के लिए भी जो कर्व है उनको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये कर्व हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब सिंपली मैं ओके कर देता हूँ। तो ये जो सेंटर वाले इंसर्ट है ये भी हमारे कट गए हैं। ठीक है, इसको भी आप कलर दे दीजिए कुछ, तो ये केविटी इंसर्ट से थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेंटर वाले भी बन चुके हैं। अब ये सी टाइप का जो इंसर्ट है इसको भी हम इसी तरह से इसमें से अलग करेंगे। तो HPDC के लिए ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप इसमें बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें सीखोगे, जिससे आप HPDC का कोई भी टूल जब आगे बनाओगे तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो ब्रिज कमांड का इस्तेमाल करके मैं दो कर्व को आपस में जोड़ देता हूँ ताकि एक पूरा सी टाइप कर्व मुझे मिल जाए और सी टाइप कर्व से मैं दोनों में से इंसर्ट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मेरे पास कर्व अगर पूरा हो जाता है तो कर्व पूरा होने के बाद मैं उसको स्प्लिट कमांड से आसानी से काट सकता हूँ। ठीक है, अब वो मुझे वो कर्व दिख नहीं रहा क्योंकि वो अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर बना है, तो वायर फ्रेम करके उसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसको ओके कर दिया तो ये सी टाइप का भी इसके अंदर निकल आया। अब आपको लग रहा होगा कि इंसर्ट बहुत ही पास हैं, लेकिन ये इंसर्ट में कम से कम 2 से 3 mm का आप वॉल थिकनेस मान सकते हो कि वॉल थिकनेस 2 से 3 mm का है। तो ये चीज़ फॉल नहीं करेगी। बेसिकली जो ये सेंटर वाले जो इंसर्ट हैं, जो तो ये जो होल का जो पार्ट है जो कि थ्रू होल होते हैं, ये बेसिकली ये वायर कट ऑपरेशन से होते हैं। ठीक है, तो वायर कट ऑपरेशन में हमको 2D प्रोफाइल देना होती है। उस 2D प्रोफाइल का इस्तेमाल करके ही ये 90 डिग्री पे ये बिल्कुल सही वैसा के वैसा पोर्शन कट जाता है। तो बहुत ही कम स्पार्क गैप होता है उसके अंदर, कुछ 25 माइक्रोन तक का स्पार्क गैप होता है। ठीक है, तो उस स्पार्क गैप में ये आसानी से कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 mm 2 mm तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम इसको ना VMC से काट रहे हैं, ना ही हम कोई ऐसी अनप्रिसिजन वाली मशीन से हम इसको फिनिशिंग दे रहे हैं। तो बेसिकली वायर कट ऑपरेशन से अगर ये होल कटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सी टाइप का जो पोर्शन है ये भी वायर कट से कटेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सी टाइप का
जो पोर्शन है जब इसके अंदर प्रेस फिट होगा तो प्रेस फिट होने के बाद ये पूरी तरह से रिजिड हो जाएगा। ठीक है, तो आसपास के जो इंसर्ट को आप आसानी से प्रेस करके लगा सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट इंसर्ट बन चुके हैं और सभी इंसर्ट हमारे बन गए हैं। ये जो सेंटर वाला है वो स्लाइडर वाला है, उसकी लेंथ को हमको देखना होगा कि कितनी हम उसको लेंथ उसकी हम रखते हैं। तो उस दूसरी तरफ से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। बेसिकली दोनों तरफ से जब कोर या केविटी या कोर इंसर्ट में से जिसमें से भी ये निकल रहा है, तो बेसिकली ये कोर पोर्शन में से निकल रहा है। तो कोर पोर्शन में से इसका जो वायर कट ऑपरेशन होगा, तो वायर कट ऑपरेशन पूरी तरह से होगा, पूरा थ्रू होगा, इंसर्ट में से निकलेगा। तो दूसरे तरफ से हम इंसर्ट में से उसको फील कर देंगे मटेरियल से, या मटेरियल का कोई ब्लॉक है जो उसके अंदर हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो आपको बड़ी लंबी सी पिन दिख रही है, ये लंबी सी पिन को पूरी लेंथ वाइज मुझे 50 माइक्रोन के अंदर बनाना है। तो उसकी रिक्वायरमेंट यही है, क्योंकि बेसिकली ये एक लॉक सिस्टम है। जब हम चाबी को लगाते हैं, चाबी लगाने के बाद इसके अंदर एक लॉक लग जाता है। ठीक है, तो ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसके कलर को भी मैं चेंज कर देता हूँ कुछ दूसरे कलर से। ठीक है, तो हमारे कंप्लीट इंसर्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम कुछ इसके आगे का पोर्शन देखेंगे और हम इसके कंप्लीट कुछ प्लेटें बनाएंगे, जिसको मोल्ड बेस बोल सकते हो आप, मोल्ड बेस बनाएंगे। और साथ में हम इसमें स्लाइडर को भी बनाएंगे, और जो इजेक्टर पिंस होती है, इजेक्टर पिंस को देखेंगे कि इजेक्टर पिंस हम किस तरह से कंपोनेंट में लगाते हैं, और किस तरह से कंपोनेंट को इजेक्ट करने के लिए किस पोजीशन पे हम इजेक्टर पिन को देते हैं, और कितने हम इजेक्टर पिन लगाएंगे, कितने रिटर्नर पिन लगाएंगे, तो वो भी हम अगले कुछ लेक्चरों में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम ये सब कुछ पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो मैं पूरी तरह से आपको एक ही वीडियो में सब चीज़ नहीं बताना चाहता, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है। इस कारण से मैं इसके कुछ पार्ट में बनाता हूँ। ठीक है, तो एक ब्लॉक मैं पहले ही बना लेता हूँ, फिर अगले लेक्चर में इसके आगे का काम हम करेंगे। तो जो भी हमारे ब्लॉक का जो साइज है, ठीक है, पहले जिस मशीन पे ये लगने वाला है वहाँ से आप टाई बार का साइज़ ले लीजिए, और टाई बार से जो साइज होगा उससे, या फिर जो प्लेटन का साइज़ होगा उससे, उसका साइज़ थोड़ा सा कम ही हमको रखना है, ताकि उसमें आसानी से क्लैम्प हो सके। ठीक है, तो वही साइज़ को मैं ले लेता हूँ, जो कि मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले से कितना लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने ब्लॉक का साइज़ ले लिया। अब सिंपली आप इसको एक्सट्रूड करके आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।